जी, अस्सलाम वालेकुम. This is Dr. Anil Salman, Chair Economic Security at Islamabad Policy Research Institute. और आज की पॉडकास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिन माशी हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, आई थिंक वी नीड टू थिंक एंड री थिंक कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग एट द मोमेंट. अगर हम इकॉनमी के बड़े वेरिएबल्स देखें तो इस वक्त आप देखें डेट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स. और IMF का 9th रिव्यू हो रहा था विच इज़ स्टिल इन द पाइपलाइन. नंबर 2, आपका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, पाक रुपी इस वक्त $278 एक्सचेंज पे पहुंच चुका है. नंबर 3, आपकी इन्फ्लेशन 33% के करीब है. उसके बाद आपकी रेमिटेंसेस बहुत लो हो चुकी हैं. और सबसे बुरी खबर ये है कि फिच ने आपकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है. टुडे आई हैव विद मी अ वेरी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और वो हैं डॉक्टर अहमद फराज. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल खरीद डॉक्टर साहब. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एट ईप्री. और मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी 1-2 दिन पहले ख़बर आई कि पाकिस्तान की रेटिंग आपकी डाउनग्रेड होगी, व्हाट इज़ द इमीडिएट इकोनॉमिक इम्पैक्ट अबाउट इट? बेसिकली हम पहले CCC+ रेटिंग में थे, अभी हम CCC- रेटिंग में जो है वो फिच ने हमें डाउनग्रेड कर दिया है. बेसिकली फिच जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर ये वर्किंग करते हैं, जैसे लिक्विडिटी है, पॉलिटिकल जो है वो रिजीम को देखते हैं. IMF के जो है वो भी पोटेंशियल उसके अंदर जो है वो एक उसका वेरिएबल है. सो उसका जो इमीडिएट इफेक्ट है वो हमारी क्रेडिट रेटिंग को बेसिकली इफेक्ट करता है. जैसे वी ऑल नो कि हम थोड़ा सा जो रिजर्व्स और इस हवाले से ज़रा इकोनॉमिक प्रेशर के अंदर हैं, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस, जिस तरह हम IMF की बात करते हैं हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं. फॉर एग्जांपल हम यूरो बॉन्ड्स में जा सकते हैं, स्कूप में जा सकते हैं. जैसे कि आपने पिछली गवर्नमेंट में देखा कि हम पांडा बॉन्ड की बात कर रहे थे कि ताकि हम RMB में कुछ चाइना के साथ जो है वो कोई नेगोशिएशंस करें. लेकिन करंटली इस सिचुएशन के अंदर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पिच आर बॉन्ड्स इन दैट मार्केट, क्योंकि वो फिर जंक बॉन्ड वाला हमें रिटर्न इवन इस पॉसिबल कि उसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह भी लो साइड के ऊपर जाए. तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर हमें जब तक IMF से कोई रिलीफ नहीं मिलता तो हम अदर ऑप्शंस के ऊपर इमीडिएटली नहीं जा सकते. बिल्कुल सही. लेकिन जिस तरह इस वक्त IMF की जो सॉड इस वक्त हम पे हैंग कर रही है और डिफरेंट कंडीशनैलिटीज़ आ रही हैं, उसके अंदर अगर हम कुछ और ऑप्शंस को देखें, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जो हमें डेट रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, डेट रीप्रोफाइलिंग कर दें. एक और जो डायमेंशन आती है जो कि पिछले चंद माह से इट हैज़ बिन अंडर डिस्कशन कि वाई डोंट वी इम्पोर्ट ऑयल फ्राम रशिया, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट बिल है दैट इज़ ऑयल. बिल्कुल बिल्कुल, ये हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, TV पे भी देखते हैं. तो समटाइम ये ऐसे नहीं है कि हम चुटकी बजाएंगे और ये काम हो जाएगा. इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशंस और ये चीज़ें रिक्वायर्ड. एक्चुअली रशिया के साथ अगर हमारा ये, पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम इंपोर्ट की तरफ जाते हैं तो हमें जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो अदर दैन इकोनॉमिक, हम अपनी जियोपॉलिटिकल जो है वो सिचुएशन के अंदर जाएंगे. हम ये एज वी ऑल नो कि पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं है. हम लोग बायलैटरल रिलेशनशिप चाहते हैं पूरी दुनिया के साथ. तो उसमें जब हमारे रशिया के ये डोर्स ओपन होंगे तो हमारे पास एक, जो हम कहते हैं कि एक फाइनेंशियल स्पेस हमें मिल जाएगी. हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन है कि अभी अगर हम देखें तो हम सऊदीया से, UAE से जो है वो मेजर ऑयल इंपोर्ट करते हैं और हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो डीजल का है वो कुवैत के साथ है. तो अगर हम ये देखें तो इस कॉन्टेक्स्ट में जाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होगा कि हम देखें कि हमारे पास ऑयल इंपोर्ट की स्पेस कितनी मौजूद है. उसकी रीज़न ये है कि वहाँ हमारे लॉन्ग टर्म जो है वो स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं. तो हमारे पास जो मैक्सिमम स्पेस है वो 25 to 29% की बात की जाती है अगर हम रशिया से. अब अगर हम रशिया से मंगाएं, अभी करंटली अगर हम देखें तो अराउंड 25, क्योंकि अभी जो लास्ट क्वार्टर था वो तकरीबन $6 बिलियन का हम लोगों ने जो है वो ऑयल प्रोडक्ट्स वगैरह इंपोर्ट की थी. तो ये मोर देन 25 बिलियन और 30 की बात की जा रही है. आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है. दैट्स वाई हमें अगर इस हवाले से हम ये बात करें, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि अगर हम 25% इसकी बात करें तो 25% इट्स अराउंड $7 बिलियन की हम ऑयल प्रोडक्ट्स वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं. तो वो हमें जो रशिया के साथ बात हो रही है वो 30% डिस्काउंट के ऊपर डिस्कशन हो रही है. डेफिनेटली अगर हम 30% डिस्काउंट पे भी जाएंगे तो देन हम ये कहते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे. बिल्कुल. सो एक्चुअली जो इसमें जो हम कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू होगा वो है डेफर्ड पेमेंट. अगर हमें 5 बिलियन
इवन $2 बिलियन का लेट्स वो डेफर्ड पेमेंट पे मिल जाए, तो इतनी तो हमें IMF से भी इससे कम पैसे मिल रहे हैं, राइट। तो 2 इयर्स के लिए हमें स्पेस मिल जाएगी। जस्ट अ शॉर्ट टर्म एक स्टीरॉयड अप्रोच है। स्टीरॉयड अप्रोच, तो इसमें ये है कि अगर हम 7 बिलियन में करें और 30% डिस्काउंट की बात करें तो वी कैन सेव $2 बिलियन। दैट्स इट। बट वो $2 बिलियन तो इस सम फिगर के ऊपर बात कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज, अब आते हैं हम इसके टेक्निकल और इन प्रॉब्लम, हम जब लॉजिस्टिक और इन चीज़ों के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पास जो हम $2 बिलियन की सेविंग की बात करते हैं, हम एक्चुअली ब्रेंट ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो सपोर्ट नहीं करती, जिस तरह से हम कहते हैं कि उनका यूरल्स जो है उसको हमारी जो है रिफाइनरी सपोर्ट करती हैं। उसमें भी PRL और पार्को 50% कैपेसिटी पे जो है वो PRL कहते हैं कि हम उसको जो है वो प्रोसेस रिफाइन कर सकते हैं, और 30% जो है वो हम लोग जो है वो पार्को कर सकते हैं रिफाइन। ये फुल कैपेसिटी नहीं है। बट जो मोर हम रिलायबल हम कहते हैं उसमें वो स्कोल और एस्पो है। अब वो जो उसकी क्वालिटीज आप कहते ग्रेडिंग कह लें आप, जो रशियन ऑयल की है वो फार ईस्ट रशिया में, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन मतलब इतनी आपको कॉस्ट पड़ जाएगी कि वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो अब हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं सऊदीया से, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, और अगर हम रशिया से लेते हैं वो कितना टाइम लगेगा? ये एक इंटरेस्टिंग है, ये भी 5 दिन तकरीबन हमें लगता है अगर हम गल्फ कंट्रीज से बात करते हैं। अच्छा। और रशिया से हमें 22 डेज का टाइम लगेगा। सो देयर इज अ डिफरेंस, यानी आपकी सप्लाई चेन में डिलेज आएंगे और कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। एब्सोल्युटली। पर टैंकर इस वक्त 0.8 मिलियन से 1 मिलियन जो है वो आपको गल्फ से कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। रशिया से आपको $3.5 मिलियन तक जो है वो पर टैंकर ट्रांसपोर्टेशन 3.5। हाँ, यस, 315,000 जो है वो पर बैरल एक तकरीबन जो है वो एक आपके टैंकर में आता है, तो फ्लक्चुएट करता है कि सॉफ्ट ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर अगर हम इन कॉस्ट वगैरह को इंक्लूड कर लें, अब हम बात करते हैं 2 बिलियन से जो बात शुरू हुई, तो हम 0.5 बिलियन से $1 बिलियन की बात कर रहे हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी आर सेविंग, वी कैन सेव। लेकिन उसमें आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स भी आपकी बढ़ गई, आपका जो टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आपका बढ़ गया, और फिर हमारी जो फर्म्स की यहाँ पे कैपेसिटी है वो भी नहीं कर सकते, और हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो भी उसमें बॉटलनेक्स है। एक सबसे मेजर इशू जो हमने छोड़ ही दिया, अभी बात नहीं की, वो है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, कोई बैंक LC ओपन नहीं कर रहा, फिर पेमेंट्स का भी आपका, फिर पेमेंट्स कैसे करेंगे? तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि कोई बार्टर सिस्टम की बात हम करें कि वहां से ऑयल आ जाए। अब हमारी ये वर्किंग है नहीं कि हम बार्टर में उनके साथ कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे, और जहां से हम करेंगे वो बॉर्डर्स भी आई थिंक दे आर आल्सो अंडर, वो जैसे कहते हैं कभी भी वो बंद हो सकते हैं, वो तो किसी भी वक्त वेरी अनसर्टन। तो इस वजह से हम जो एक पोटेंशियल हम कहते हैं कि रातों रात एक मसीहा आ जाएगा और ये चीजें चेंज हो जाएंगी, तो इस तरह का दूध की नदियां नहीं बहेंगी ये आफ्टर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। यस, हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी, हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप्स में हमारी इमेज अच्छा होगा। डाइवर्सिफिकेशन से ये है कि किसी साइड पे भी अगर हमारी ऑयल की अगर गल्फ से सप्लाई रुक गई, जो कि नहीं इवन पॉसिबल, लेकिन इंटरनेशनली कुछ तो यू ऑलवेज हैव अ बैकअप हमारे पास। लेकिन बैकअप की जो अमाउंट है इट इज स्टिल वेरी लेस, कि उस पे वो हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। यस, अब उसमें ये है कि हमारे लिए तो इस वक्त हम कहते हैं ना एक पाई भी बहुत अहम है, तो वो बहुत अहम है, लेकिन ये इतना इमीडिएट होने वाला काम नहीं। फिर इंटरनेशनल जो है वो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप इस तरह से डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। अब जिस तरह से हमने 2 और ऑप्शंस की बात की हैं, हमने कहा कि अगर हम यूरल्स के ऊपर नहीं जाते, बाकी 2 ऑप्शंस के ऊपर चले जाते हैं, एस्पो है, सुकोल है, उनके लिए फिजिबल है चाइना। अब वो जिस रीजन में है या जहाँ से ये वाला ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, तो उनके लिए वो ज़्यादा फिजिबल है, उनके साथ वो क्रेडिट का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज हमारे जो है ये इसके रस्ते में आएंगे। सो एट सच कि अभी ये फिर आइडिया एक किस्म का यूटोपियन आइडिया है, अभी उसकी प्रैक्टिकलिटी अगर हम देखें तो उसको इम्प्लीमेंट करने में भी इट विल टेक क्वाइट सम टाइम, और अगर हम इसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखें तो इट विल जस्ट गिव अ वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ बेनिफिट टू पाकिस्तान। डेफिनेटली। सो अगर मैं सिर्फ इसकी 5 लाइन देखूं कि अगर लेट्स सपोज इफ गवर्नमेंट स्टिल सेज कि जी हमें जाना चाहिए, व्हाट इज योर ओपिनियन अपॉन इट?
दे डेफिनेटली हमें जाना चाहिए इसके अंदर। अगर हम बात करें टाइम टेकिंग है, डेफिनेटली वहाँ पर टैंकर्स भी अवेलेबल नहीं है इतना ऑयल के लिए इस साउथ एशियन रीजन की तरफ। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जिस तरह हमने बात की है कि हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स के लिए, हमारे पास नई मार्केट्स एक्सप्लोर करने के लिए, हमारे पास नई एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, तो हमारे लिए हमें कहते हैं सांस लेने का एक जो है वो और ज़रा खुली सांस का मौका मिल जाएगा। लेकिन सांस अभी देर से आएगा क्योंकि एट द मोमेंट, क्योंकि हमें इस वक्त वो जो अप्रोच है कि जी इमीडिएट अगर हम करें, दिस इज नॉट गोइंग टू बी फीजिबल। ये नहीं हो सकता। Thank you, Dr. Saab, for taking out time and giving us your valuable inputs. और I think this is a reality check कि जो हम Twitter पे या बाकी social medias पे इस तरह खबर देते हैं कि look, we have found the genie out of the lamp और हमारे solutions आ जाएंगे, things are not that easy और हमें further सोचने की ज़रूरत है. With that, I end this podcast. Thank you very much और inshallah next time we will come up with some another economic issue.